ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। तो ये एक अच्छा खासा चैप्टर है बेटा। चैप्टर इतना बेशक ना हो लेकिन वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब दो अगर मैं बात करूं तो इसके दो चैप्टर उन्होंने बना दिए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन वही चीज़ है छोटा सा, मतलब मैंने अभी ये पूरा चैप्टर बैठ के एक बार रिवाइज़ किया है, इसको कंपेयर किया है बुक के साथ और पुराने नोट्स के साथ, पुरानी बुक के साथ। तो एक माइनर से छोटा सा टॉपिक जो है वो इसके अंदर ऐड हुआ है। बाकी तकरीबन इसमें से एक जो क्या कहते हैं, कोई मेजर पोर्शन इसके अंदर एडिशन नहीं है। तो तकरीबन तमाम सेक्शन वही हैं जो पुराने थे। और इसका वेटेज जो है बहरहाल और नहीं तो 10 से 12 नंबर का वेटेज इसका मस्ट है इस चैप्टर का, इन दो चैप्टर्स का। और अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेरे जो अपने नोट्स बने हैं वो हमारे तकरीबन कोई बने हैं 7 पेजेस है ऑलमोस्ट। हाँ, 7 पेजेस के बने और इसके अंदर एग्जाम्पल है। अगर हम एग्जाम्पल निकाल दें तो 3-4 पेजेस के नोट्स बनेंगे। तो लिहाजा शॉर्ट चैप्टर है, मज़े के चैप्टर हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले बेहतरीन किस्म के, और एग्जांपल भी इसमें अच्छी अच्छी होती है, हमारी इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हम डायरेक्ट चैप्टर 11 पे क्यों जंप कर गए। बेटा देखो, इसमें हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है कि हम पहली बात, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कोई मेजर लेना देना नहीं है। मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जिस तरह हमें कॉन्ट्रैक्ट की होती है वही है, तो मोर देन इनफ है। ये एक सेपरेट एक्ट है। बहरहाल ये इसका कॉन्ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व है। पार्टनरशिप बेसिकली होता ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बेस ही कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन इतना नहीं है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना पढ़ो तो ये ना पढ़ सकें, ठीक है। तो लिहाजा ये एक सेपरेट एक्ट है। इस तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी एक सेपरेट एक्ट है, लेकिन बेस्ड वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो लिहाजा इस तरह आगे जो अदर बिजनेस लॉज हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, वो बिल्कुल ही सेपरेट है। वो कोई उनका तो इनके साथ किसी का लेना देना ही नहीं है ना, किसी मामले में कहीं पे भी। तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप कह सकते हैं कि वो पिनल कोड वाले एक्ट हैं जिसके अंदर जो है वो क्राइम इन्वॉल्व है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम एक जगह पे देखेंगे कि जहाँ पे एक जगह पे पनिशमेंट दी जाती है या फ्रॉड के केस में क्राइम होता है, बाकी किसी केसेस में क्राइम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जो आगे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के हैं वो टोटल क्राइम है, ठीक है। तो लिहाजा वो और सेपरेट टाइप ही चीज़ है, वो गेम ही और है, और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ कोई नहीं है। पुत्र स्ट्रेट रट्टे हैं, बेतहाशा रट्टे हैं, जितने मार सकते हो वो लगाने पड़ेंगे उसमें। अच्छा, अब क्योंकि इस चैप्टर इन दो एक दो चैप्टर का वेटेज ही तकरीबन 10 से 12 नंबर का है, तो हमारी जो कोशिश होती है कि वो ये होता है कि हम विद इन 1 मंथ या विद इन 1.5 मंथ अपने ऑलमोस्ट वो वाले चैप्टर कवर कर लें जो 50 मार्क्स या 50-60 मार्क्स तक ना कवर कर रहे हो। तो क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले लॉ के लेक्चर में बता दिया था कि जो लॉ है उसके अंदर पेपर के अंदर जो है वो आपका नॉलेज इतना मैटर नहीं कर रहा होता जितनी आपकी स्किल्स मैटर कर रही होती हैं। आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके लॉजिकल कनेक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा मैटर कर रही होती है, तो हमें उन पे ज़्यादा मेजर फोकस करना होता है। तो फिर हमारा ये होता है कि हम तकरीबन विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ जो है हम इसको कवर करके, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जनाब जो आगे फिर हम मूव करते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो फिर हम उनकी रिवीजन, क्योंकि तब तक पोस्ट रिजल्ट बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो एक और क्लास भी हमारे पास मौजूद होगी जिसमें आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें, और फिर हमारे साथ में टेस्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं, पास पेपर भी हम उनके स्टार्ट कर देते होते हैं। तो इससे ये होता है कि एक अच्छा खासा जो है वो एक डेवलप हो जाता है मामला, और एक अच्छी खासी चीज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट चली गई, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आ जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि मैं कल ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सेटअप मैंने किया तो है, लेकिन बहरहाल अभी यूपीएस जो है वो अपना नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की तरफ, और इसकी तरफ मूव करते हैं और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या, और इसका क्या कंसेप्ट है, और इसका क्या काम होता है। अच्छा, लाइट जो है अभी है, बैटरी है अपनी ऑलमोस्ट कितना टाइम निकालेगी। इन केस के लाइट नहीं आती तो 84% रिमेनिंग टाइम नहीं बता रहा। बहरहाल आधा पौना घंटा निकाल ही जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, कैमराज कनेक्ट हैं, टैब कनेक्ट है, माइक, हेडफोन, उसके अलावा यूएसबीज 1-2 कनेक्ट हैं। तो ये काफ़ी कंजम्पशन होती है बैटरी की, ठीक है। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसके अंदर हम कवर कर लेंगे अपना आज का टॉपिक। नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं, अगर मीटिंग ऑफ भी हो जाती है तो हम कल फिर इंशाल्लाह उसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। अब हमारे पास इनफ टाइम होता है। अच्छा जी, तो पार्टनरशिप बेसिकली बेटा क्या है। अच्छा, और उसके बाद जो कल आपको टेस्ट दिया गया है आपने उसको लाजमी करना है। टेस्ट नहीं छोड़ना पुत्र, आप बेशक देख के करें, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन आपको टेस्ट जो है वो आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। क्यों, मुझे आपको असेस करना है ना, आपकी स्टेज क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है असेस करने में मुझे आपका टेस्ट जो है वो हेल्प करता होता है। चलें जी, क्लास में तो इन्वॉल्व होती ही नहीं है मेजॉरिटी।
ओके, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप आज हमारा टॉपिक है। बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? देखो बच्चे, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या चलता है कि कोई भी काम होता है, मेजर जो काम है, चले जी लाइट जो है वो आ गई। मेजर जो हमारे यहाँ काम होता है या बिजनेस होता है या कारोबार होता है और एक बड़े लेवल का, वो एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, एक वजह मसला, उसमें काफी सारे मसले मसाइल आते हैं। पहले क्योंकि हमारा इसके साथ कंपनी लॉ होता था, जब हम कंपनी वाला टॉपिक पहले पढ़ लिया करते थे, तो अब हमें पार्टनरशिप पढ़ने में बहरहाल बहुत आसानी होती थी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी टर्म्स हम देखेंगे जो कंपनी एक्ट की है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, तो क्या था बच्चे के जो इसका एक बिजनेस होता है, वो एक अकेले बंदे का काम नहीं होता बाजुकात। तो लिहाजा क्या होता है कि कुछ लोग मिलके करते हैं। अब ये जो कुछ लोगों का आपस में मिलना है ना, बेसिकली ये एक चीज है। अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, बाढ़ में जब करता रहे, कोई तरह से टेंशन नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। लॉ में उसके ऊपर बहुत ही मिनिमम किस्म की रिक्वायरमेंट है, वो भी टैक्स की लगती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट उसके ऊपर कोई खास नहीं लगती। इसमें जो है क्या कहते हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं, देखो एक बंदा काम कर रहा है, उसके साथ किसी के राइट एंड लायबिलिटीज अटैच नहीं है, मतलब उसके साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। लेकिन जब 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर किसी काम को करते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स राइट एंड लायबिलिटीज राइट हो जाती है। फिर एक दूसरे के साथ मसले अराइज होते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली लॉज मौजूद है। और जितने भी बाकी सेटअप मौजूद है, हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, तो वो सारे इसी को ही डील करेंगे। मोर देन 1% को डील कर रहे होंगे, सिवाय कंपनीज एक्ट में आप जाके एक जगह पे एसएमसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जहां पे सिंगल मेंबर कंपनी आता है। अच्छा, अब बेटा एक बात आप ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें रेगुलेटरी बॉडीज जो रेगुलेट कर रही हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जिस तरह के हमने इंट्रो वाले चैप्टर में पढ़ा कि क्या होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी, तो ऑफ कोर्स कौन सी है बच्चा बच्चा लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है पाकिस्तान में? सुप्रीम पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट है। तो हमने ये पढ़ा कि ये पावर डेलीगेट करती है, अथॉरिटी डेलीगेट करती है। तो ऑफ कोर्स जिनको डेलीगेट करती है वो नीचे कोई ना कोई सेटअप्स होंगे ना। तो लिहाजा ये रेगुलेटरी बॉडीज बेटा सेटअप्स होते हैं, ये बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट की, जो रेगुलेट करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट का जो लाइफ है हमारी, उसकी हमारी फाइनेंशियल लाइफ है, वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज को रेगुलेट करती है। जिस तरह के हेल्थ की अगर हम बात की जाए तो हेल्थ कमीशन होता है, इस तरह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामला को रेगुलेट करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों की रेगुलेट, हमारी जिस तरह सीए की रेगुलेटरी बॉडी आई कैप है, तो ये एचईसी जो है वो एजुकेशन को रेगुलेट करता है। तो लिहाजा ये रेगुलेटरी बॉडीज है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन के ऊपर, मतलब बिजनेस पर्सन, अगर हम यहाँ पे मैं पर्सन आपको कहूं कि आप टैक्स वाली डेफिनेशन ले लें तो कोई मसला नहीं है कि मैं इंडिविजुअल कंपनी ईओपी सारों की बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर 2 तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इनके ऊपर अपना असर रसूख रखती हैं, काम रखती हैं। एक है बेटा एससीसीपी और एक है एफबीआर। ये हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, ये भी हम पढ़ेंगे टैक्स में जाके, ये हमारे सिलेबस में। अच्छा, ये 2 मेन रेगुलेटरी बॉडी। अच्छा बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए होता है, बुक होती है, पेपर तो पास इंशाल्लाह आपका हो ही जाना है। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको समझा रहा होता हूँ, तो लिहाजा ये भूलना नहीं है। ये जो मैं आपको स्टोरियाँ, कहानियाँ और ये लंबी लंबी बीच में से आपको चीज़ें सुनाता हूँ, बताता हूँ, ये सब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का निचोड़ है। एक अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ें आपको बहरहाल कल को आर्टिकल में जाके फेस करनी है, तो वहाँ पे जाके मुझे दुआ दीजिएगा कि सर ने हमें ये चीज़ें पहले ही करा दी थी। अच्छा जी, तो ये 2 रेगुलेटरी बॉडी है, एक है एससीसीपी, एक है एफबीआर। अब देखो बेटा, हर रेगुलेटरी बॉडी का एक कानून होता है। आई कैप रेगुलेटरी बॉडी है कि नहीं है, बताएं मुझे। जी सर है। तो आई कैप के बाई लॉज हैं कि नहीं है? जी सर है। बिल्कुल। तो आई कैप जो है वो बाई लॉज के ऊपर चलता है। वो हर चीज में बाई लॉ को फॉलो फॉलो करता है। आपका कोई मसला आता है, आप आई कैप को कहें जी देखें बाई लॉज के अंदर मैं जस्टिफाइड हूँ, आपकी फर्म आपको अन एक्सप्लॉइट करती है या आपके कहीं पे जो है वो फेवरेटिज्म शो करती है, तो आप आई कैप कह सकते हो जी देखो ये बाई लॉज हैं और मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो आई कैप आपको जस्टिफाई करेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वो लॉज के रूल से पाबंद है करने का। लिहाजा इन दोनों रेगुलेटरी बॉडीज के पास भी लॉ है। ये 2 कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं? जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमारे जो बिजनेस सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। इसमें इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी सब आ जाती है। ठीक है। इन 2 बॉडीज के कौन कौन से कानून है? ये 2 बॉडीज किस कानून के ऊपर चलती है? एससीसीपी चलता है बेटा, मेन जो है वो कंपनीज एक्ट के ऊपर चलता है। मेजर जो है ये कंपनीज एक्ट के ऊपर चलता है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है, एससीसीपी का अपना एक्ट भी है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट की फॉलोइंग कर रहा होता है, या कंपनीज के लिए, कंपनी इसका काम होता है कंपनीज की जो डॉक्यूमेंट्स, उनकी कंप्लायंस है ना, उसको रेगुलेट करना। तो कंपनीज के ऊपर कंप्लायंसेस काफी लॉज की लगती हैं। मतलब
कंपनीज एक्ट की लगती है, कंपनीज रूल की लगती है, इसी तरह गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल हैं, इसी तरह और भी काफी सारे रूल्स या पॉलिसीज होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो कंपनीज एक्ट है। लिहाजा एससीसीपी जिस कानून को फॉलो करता है मेजरली वो कंपनीज एक्ट होता है। और ये जो कंपनीज एक्ट है बेटा, इसका लेना देना ऑपरेशनल मैटर के साथ है, ऑपरेशनल मैटर के साथ है, मतलब ये फाइनेंशियल मैटर को डील नहीं करता। आपको कभी यहीं पे ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि जनाब जी कंपनीज वालों ने एससीसीपी ने नोटिस भिजवा दिया जी आपके पास पैसे आ रहे हैं, नहीं। पैसे का लेन देन, इनकम एक्सपेंस का लेन देन, इसमें कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या करता है, ये ऑपरेशनल मैटर को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है कंपनीज के, कॉर्पोरेट सेक्टर के। तो लिहाजा क्या हुआ, एससीसीपी एक ऐसा इदारा है जो कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है और ऑपरेशनल मैटर को नॉर्मली देखता है। दूसरा इदारा एफबीआर है, फेडरल बोर्ड जो हमारा है, ये वाला ये किस एक्ट के तहत चल रहा होता है, तो ये मेजरली चल रहा होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर ये चल रहा होता है। तो ये किन मैटर को रेगुलेट करता है बच्चे, ये करता है फाइनेंशियल मैटर को रेगुलेट। अब ये आपसे पूछेगा कि कंपनी इनकम कहां से आ रही है, आप एक्सपेंस कहां पे कर रहे हो, आप ये मामला कैसे कर रहे हो। ये नहीं पूछेगा कि भाई आपके पिछली बार 4 डायरेक्टर थे, आपने उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक नहीं की अगली बार, क्यों भाई, इसका ऑपरेशनल मैटर से लेना देना कोई नहीं है। तो लिहाजा हमारी जो कंपनीज होती हैं नॉर्मली, या जो हमारे सेटअप्स होते हैं, उनके ऊपर 2 तरह के इदारे जो हैं वो लगते हैं। ये मैंने मेन बताया, एससीसीपी, एफबीआर, ठीक हो गया। तो इनके मैंने लॉज वगैरह भी आपको बताए। अब बेटा ये जो पार्टनरशिप है इन दोनों के अंदर नहीं आती, लेकिन एक जगह पे पार्टनरशिप अब हम पढ़ेंगे आगे चल के कि पार्टनरशिप का कंसेप्ट है क्या, बेसिकली ये कंपनी से डिफरेंट कैसे है। पहले ये था पिछली बार, बल्कि इसमें एक पोर्शन डिलीट हो गया है, मुझे याद आ गया कि पिछली बार ये था क्योंकि एम लॉ और कंपनी लॉ कंबाइन था, तो इसके अंदर मौजूद था डिफरेंस पार्टनरशिप में, कंपनी का ये ज्वाइंट स्टॉक, और आज मुझे नजर नहीं आया पूरे चैप्टर में और उसको रिमूव कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है कि एक डिफरेंस समझाने के चक्कर में आपको पूरा कंपनीज एक्ट में पढ़ाना पड़ना था, तो वो 2 टेबल थी वो उन्होंने निकाल दी है। बहरहाल पार्टनरशिप, नॉर्मली ये पार्टनरशिप एक्ट इनके रजिस्ट्रार वगैरह सेपरेट होते हैं, ये एससीसीपी के अंडर नहीं आते, लेकिन एक होती है अनलिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो वो एससीसीपी के अंडर आती है। वो हम इंशाल्लाह आगे कंपनीज एक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम उसको खींचेंगे, या फिर किसी और तरीके से आप उसको इंशाल्लाह साथ साथ रेगुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये 2 मेन इदारे। अब पार्टनरशिप मैंने आपको बताया कि ये कब क्या चीज़ है। नॉर्मली हमने कहा कि जब भी कोई सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है उसका किसी के साथ कोई राइट एंड लायबिलिटी का मसला ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल चिल माहौल है, वो कला बंदा काम कर रहा है। हाँ, कस्टमर का उसके साथ लेना देना, वो सेल टैक्स एक्ट है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो क्या कहते हैं यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस है सेल वगैरह का, सेल ऑफ गुड जो है एक्ट, उसमें वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो उसको वो डील करता है। लेकिन जब 2 लोग डिसाइड करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग जो है डिसाइड करते हैं मिल के काम करने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि लोग मिल के काम करने का क्यों कहते हैं। मतलब एक बंदा इंडिविजुअली कर सकता है, यार मैं कर सकता हूं तो मैं कर नहीं रहा आपके सामने, मिल के क्यों काम किया जाता है, क्या वजह होती है, कौन सी ऐसी लिमिटेशन होती है जिन पे काबू पाया जा सकता है मिल के काम करने से, बताएं जरा थोड़ा सा, क्या आइडिया है आपका। सर इन्वेस्टमेंट होती है सर इसमें, और फिर दूसरे ये हैं कि उनके जो अपने हर हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो वो उस पे फिर काम करते हैं। शाबाश शाबाश। तो नॉर्मली देखो, कोई भी शख्स जो है ना हमारी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली कोई किसी को किसी के फायदे के लिए काम नहीं करता। मतलब आज के दौर में तो बच्चे ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई बंदा किसी के फायदे के लिए काम करे, हर कोई अपना फायदा सोच रहा होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल लाइफ है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है बच्चे, बहुत ही एक क्या कहते हैं हम अजीब से दौर में जिंदा हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। लेकिन बहरहाल कोई किसी का फायदा नहीं करना चाहता, हर बंदा अपने फायदे के लिए काम कर रहा होता है। तो फिर ये एक क्वेश्चन है कि यार वो बंदा इसके साथ काम क्यों करके उसे फायदा करा रहा है। तो भाई जाहिर बात है कहीं ना कहीं पे लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन हो सकती है, बड़ा सेटअप शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंस का मसला है। हो सकता है कि भाई आपके पास फाइनेंस मौजूद है, आपके पास स्किल्स नहीं है। पैसा है, आप भाई खानदानी जदादा बेच के आए हुए हो और आपके पास स्किल्स नहीं है काम करने के लिए, तो आपको कोई स्किल्ड बंदा चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं आपको कि कॉलेजेस है, मिसाल के तौर पे हमारा जो स्कैन्स है, ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसके जो सीईओ हैं वो सजाद साहब हैं, आई थिंक, हाँ सजाद साहब, ये साजिद साहब। उन्होंने ये कंपनी क्यों बनाई,
मतलब वो अकेले भी कर सकते थे, दो लोग मिलके भी कर सकते थे कंपनी में। बेसिकली मसला ये था कि उनके पास टीचिंग एक्सपर्टीज नहीं है, उनको टीचर्स चाहिए थे, उनको बाकी लोग चाहिए थे, और साथ में फाइनेंस चाहिए था एक बड़ा सारा सेटअप करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना दी। सेम इस तरह बेटा एक पार्टनरशिप भी है। अब मसला ये है कि भाई कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, ये दो डिफरेंट सेटअप क्यों हैं और इनकी क्या वजह है। देखो बेटा, पार्टनरशिप और कंपनी में एक छोटा सा फर्क मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसके डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप इंशाल्लाह जब हम कंपनीज एक्ट वाला आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये पास करके इंशाल्लाह आप जो है वो करके पढ़ेंगे, तो तब आपको वो डिटेल में आपको समझ आएगी। लेकिन मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। देखो बच्चे, होता ये है, एक बंदा जब काम कर रहा होता है ना, वो अपनी तो जिम्मेदारी ले लेता है। ऐसी बात है ना सजाद, अगर मैं आपके साथ काम करूं तो क्या आप मेरे एक्शन या काम की जिम्मेदारी ले सकते हो? सर आपके तो नहीं ले सकते। अरे यार, मैं तेरा उस्ताद हूं, को खुदा खौफ कर बंदा थोड़ी सी शर्म ही कर लेता है, सीधा ही कहता है। चले कोई नहीं, जस्ट मैं आपसे यही आंसर ही चाह रहा था, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, उस्तादों पे एतबार नहीं है भाई, ये दुनिया खराब है भाई, आजकल वक्त ही खराब चल रहा है। अच्छा नहीं सर, वो उस तरह तो है, मतलब मैं कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकता। आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो, तो जस्ट चिलिंग। अच्छा, क्या है कि भाई मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। अब बेटा, अगर इसी सिचुएशन को लेके चला जाए, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि भाई मैं फिर कभी बड़ा बिजनेस ही नहीं कर सकता। क्यों? मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता ना। मैं अपने साथ किसी को मिला के काम करूं, कल को फ्रॉड करके भाग जाए अगला बंदा, मेरे सर पे आया हो, और तेरे साथ का बंदा था, भागे तू पैसे निकाल। और अगर यही सिचुएशन चलती रहती, यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती, तो मतलब ये था कि बड़े सेटअप हो ही नहीं पाने थे। कोई बंदा किसी पे इतबार ही नहीं करता, और इतबार हो ही नहीं सकता आज के दौर में भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता कि भाई बड़े बिजनेस ही ना होते, कमर्शियल वर्ल्ड ही ना होती। अब मसला ये था कि जब दो बंदे मिल के काम कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जब बड़े बिजनेस ना होते तो एम्प्लॉयमेंट्स ना होती, और एम्प्लॉयमेंट्स ना होती तो आधी दुनिया तो हमारी, वैसे जो हमारा यंग तबका है एफएससी करके बैठा मैनेजर लगने के इंतजार में है, वो तो वेला ही बैठा होता। या हम सीए जो इंटर वाले होते हैं डायरेक्ट सीईओ सीएफओ लगने का सोच रहे होते हैं। तो लिहाजा क्या होता है बच्चे, कि ये एक मसला था, बहुत बड़ा मसला था। तो इसको ओवरकम करने का एक तरीका निकाला गया कंपनी की फॉर्म में। कंपनी की फॉर्म में एक तरीका निकाला गया कि देखो भाई, आप ऐसा करो, बंदे साथ मिला लो, काम करते रहो, लेकिन तुम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं होगे। लोगों ने कहा कि भाई खुदा का खौफ करो, तुमने कह दिया, हमने मान लिया, ये कैसे काम कर रहे हो भाई, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। ये ना हो कि भाई आप कह रहे हो कोई जिम्मेदार नहीं हो, अब एक बदमाश के पैसे खा जाए अगला के, मेरे को चार चपेड़े लगा के ले जाए पैसे, तो मैं किसको कहता रहूँ जी, मुझे तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि मैं तुम जिम्मेदार नहीं हो। बोला जी ठीक है, गवर्नमेंट से जा कर लेना। मिसाल के तौर पर हम दुकानों पर जाते हैं, रेट लिस्ट लगी होती है, वहाँ पे जी अंडे लगे हुए हैं जी 200 रुपये दर्जन, क्या कहते हैं, रेट लिखा हुआ है 60 रुपये दर्जन, शॉप वाला दे रहा है 200 रुपये दर्जन। मैंने कहा सर जी ये क्या करते हो, थोड़ी सी तो सरकार की इज्जत कर लिया करो। कहता क्या हुआ भाई? मैंने कहा देखो सरकारी रेट 160 है। कहता जाओ सरकार से ले लो। हैं? तो वो भाई ये मसला आना था, तो उन्होंने कहा कि देखो आपको गवर्नमेंट गारंटी कर रही है, गवर्नमेंट गारंटी कर रही है कि आप मिलके काम करो, अगर किसी ने कोई घपला किया भी सही तो दूसरे बंदे उसके लिए लायबल नहीं होंगे, और इसके लिए कानून हमने बना दिया। कल को अगर आपको कोई बंदा आके इसके ऊपर पकड़ने की कोशिश करता है तो आप अदालत में चले जाओ और आपका केस सुना जाएगा, और पूरी पुलिस जो है वो हमारी आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होगी। तो बहरहाल ये एक सेटअप क्रिएट किया गया कंपनी का। क्यों? एक लोग एक दूसरे के ऊपर इतबार नहीं करते थे, तो फिर इससे कंपनीज का काम चल पड़ा। फिर लोग एक दूसरे से बिला झिझक काम कर रहे हैं कि चलो भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उसके हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा हमने एक चीज देखी कि कंपनी के केस में क्या होता है कि जब दो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा, तो वो एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, अब देखो बच्चे, मसला ये है कि जब गवर्नमेंट गारंटी कर रही है उसके ऊपर, तो फिर जाहिर सी बात है कि पूछ गुछ भी करेगी आपसे। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मदर पिदर जात छोड़ दिया जाए और आप फ्रॉड पे फ्रॉड ही करी जाओ। अभी यही चल रहा है आजकल, मार्केट डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा, लोग कर्जे ही लेके बैंकों से खाई जा रहे हैं। अभी देखना, ये बहुत बुरा नतीजा इसका निकलने वाला है आने वाले 2 3 4 सालों में। मुझे पता है ना, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे से अकाउंट्स जाते हैं बन के, ऑडिट वगैरह होके जाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अवाम बहुत ज़्यादा इसमें ये कर रही है कि
लोन लेके अपना गुजारा कर रही है। कंपनीज बंद हैं, बिजनेस बंद हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं। और ये देखना कि जब ये कर्जे की रीपेमेंट आएगी, बैंकों के साथ क्या होनी है और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ क्या होनी है। हम बहरहाल किसी न किसी सूरत ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी चल रहा है, हम उससे दूर नहीं है, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, तो लिहाजा अब जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने जब गारंटी कर दी है आपके मामले के ऊपर कि भाई तुम दो लोग काम करो और तुम एक दूसरे के काम की जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा आपस में कोई लिंक नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट नजर भी तो रखेगी ना आपके ऊपर। तो इससे क्या था कि आपकी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, लीगल कंप्लायंसेस बढ़ गई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद फाइलिंग होती है, एफबीआर आपने रिटर्नें डालनी होती हैं, मई मंथ क्वार्टरली बेस पे डालनी है, सेमी एनुअली डालनी है, फिर एनुअली डालनी होती हैं, फिर साल के आखिर में एससीसीपी की रिटर्नें जाती होती हैं, ऑडिटेड अकाउंट जाने होते हैं, बहुत रोला होता है, इलेक्शन है, ये वो, बहुत कंप्लाइंसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी आखिर गवर्नमेंट गारंटी कर रही है तो आज़ाद तो नहीं छोड़ देगी ना कुछ तो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगी। अब लोगों ने कहा कि यार देखो, अगर एक बंदा बहुत बड़ा सेटअप करता है तो वो तो ठीक है यार, ये अफोर्ड कर सकता है, मतलब वो कंप्लाइंसेस कॉस्ट भी पे कर सकता है, वो लाखों में ऑडिटेड फीस भी दे सकता है, वो जनाब जी अपने बंदे भी रख सकता है, मैनेजर भी रख सकता है, अकाउंटेंट ऑडिटर भी रख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। यार एक बंदा अगर उससे थोड़े से निचले लेवल का काम करना चाहता है जो वो खुद अकेला भी नहीं कर सकता और इतने सारे लोगों को मिला के भी नहीं कर सकता, वो 2 3 4 5 लोगों के साथ करना चाहता है और उसका कोई इतना रेवेन्यू भी नहीं है कि वो इतनी कंप्लायंसेस को करता रहे बेचारा, तो यार इसका कोई सोल्यूशन हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, अगर आप कंप्लायंसेस से भाग रहे हो ना, फिर हम आपको ये गारंटी तो नहीं कर सकते कि आप एक दूसरे से आजाद हो, मतलब आप एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल रहोगे। कोई भी तुम में से काम करेगा तो बाकी सारे उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, एक और चीज मैं आपके साथ कर सकती हूँ, एक और मैं आपको छोटा सा फायदा दे सकती हूँ। कौन सा भाई? गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कराने का कह सकती हूँ, उसकी प्रोटेक्शन मैं आपको दे सकती हूँ कि आपके आपस की जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। मतलब कोई बंदा अगर आपको चूना लगा के भाग भी जाता है, आप इनिशियल स्टेज पे जो जिस बंदे को चूना लगा है उससे दें पैसे, वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, बाद में आप जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं, भाई ये बंदा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। देखो, आप और आपके भाई मिलकर काम कर रहे हो, आपका आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई राइट्स एंड लाइबिलिटी डिफाइन है। कल को आपका भाई आपको चूना लगा के भाग जाता है, आप अदालत में जाओगे, आप कैसे प्रूव करोगे कि वो आपके साथ काम भी कर रहा था? कोई रिलेशनशिप था, कोई डॉक्यूमेंटेशन थी, अदालत तो नहीं मांगती, अदालत तो सबूत मांगती है। तो लिहाजा क्या होगा कि वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर लो, आप 2 लोग भी कर सकते हो, आप 3 लोग भी कर सकते हो, और आप इकट्ठे मिलकर काम करो। हम फिर एक दूसरे की आपकी जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्यों? कंप्लायंस नहीं कर रहे ना आप हमारे साथ, लेकिन हाँ, हम आपको थोड़ी सी और प्रोटेक्शन दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि भाई आपके म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। मिसाल के तौर पे सजाद और उसके भाई ने काम शुरू किया, बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, जी देखो इतनी तनख्वाह होनी है तुम्हारी, इतने काम होने हैं, ये काम तुम्हारा होना है, इस बंदे को तुमने ये कहना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी अथॉरिटी है। ठीक है, काम चल रहा है उनका, सही चल रहा है। हुआ ये कि छोटे भाई ने जनाब इसको टीका लगाया और निकल गया। इसको नहीं लगाया बेसिकली, अभी उसका काम था बेसिकली, इन्होंने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की, इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट करके, वो था पकोड़े बेचने का, समोसे पकोड़े की इन्होंने रेडी लगाई, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर, सुप्रीम लोकेशन के ऊपर, लारी अड्डे के सामने। वाह, या गोलगप्पे लगवाऊं आपको गर्ल्स कॉलेज के सामने से? यार क्या लगाना पसंद करोगे बच्चे? परेशान ना हो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट यही सोचते होते हैं, मतलब हमारी ये साइकी हो जाती है पैसे देख देख के, कैलकुलेट कर करके, कि हम छत पे खड़े हो ना, नीचे भिखारी आते थे हमारे, वो ना वो 3 4 लाइन में, कभी आपने देखा हो, उसने कंधे पे हाथ रख के, और वो नबीना होते थे और वो नात भी पढ़ रहे होते, तो जो फ्रंट वाला नबीना तो उसके हाथ में 10 10 वाले नोटों की पूरी एक गड्डी होती थी, और हम ऊपर खड़ के हिसाब लगा, अरे ये बंदे कितना कमा रहे होंगे तो हम ऊपर खड़े होकर हिसाब लगाते थे। तो ये हमारी साइकी है, हम तो कचरा उठाने वाला आता है, भाई 100 रुपये दो, हम तो ये सोच रहे होते हैं यार हमारे पोर्शन पे तीन बंदे रहते हैं, 300 सिर्फ एक पोर्शन से लेता है, एक घर से ये 1000 रुपया लेता है महीने का, इस मोहल्ले में 100 घर है, तो इसका क्या बनता होगा महीने का? तो खैर अच्छे सुबैद पोशी इज्जत की रिस्क जो है वो एक और बात है, लेकिन ये हमारी साइकी और एक नेचर डेवलप हो जाती है। हाँ, तो आप बताएं पुत्र, सजाद समोसे पकौड़े लगाएंगे या गोलगप्पे लगाएंगे? आगे चले ना, जल्दी करें, अभी स्टोरी बहुत पड़ी है अपनी। फिर जो भी लगा लेंगे, दोनों लगा लेंगे। ना ना पुत्र है जो ना करो यार, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, हमने भी तो लगानी है आपके सीनियर हैं फिर बहरहाल। गोलगप्पे लगा लेंगे।
गोलगप्पे लगाने हैं, मुझे पता था तूने यही लगाने हैं। अच्छा चलो कोई नहीं पुत्र। तेरे साथ आने वाले दिनों में होना क्या है। अच्छा जी। तो बात हुई ये गोलगप्पे। अब मसला ये था कि गोलगप्पे का सामान लाना होता था, तो कहीं पे इन्होंने गोलगप्पे दिए होते थे, कहीं से इन्होंने गोलगप्पे लेने थे। तो क्या करते थे कि भाई ये, अब जाहिर बात है इनका बड़ा बिजनेस गर्ल कॉलेज के सामने, आपको पता है गोलगप्पे तो यार अन्य वाह बिकते ना रेडियो पे। खैर जी, इनका बड़ा सेटअप चल रहा था। ये डेली के 50,000 के जनाब जी वो गोलगप्पे ना उधार पे लेते थे। मतलब इनका तरीकाकार ये होता था कि गोलगप्पे आ जाते थे लेके, और फिर वो बाद में उसकी पेमेंट हो जाती थी। बिजनेस तो क्रेडिट पे ही चलते हैं सारे, तकरीबन मेजॉरिटी 80-90% पोर्शन उसका क्रेडिट पे चलता है। खैर जी, इसलिए छोटे भाई को अथॉरिटी दी हुई थी कि तूने गोलगप्पे लेके आने हैं। अब काम करते करते गोलगप्पे लेते लेते, अब जो शुरू में काम शुरू किया था 70-30 की रेशो से इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है, 70% 30%, 30% सजाद को जाना है, 70% सजाद को जाना है, 30% उसके छोटे भाई को जाना। उसके छोटे भाई तो यार ये तो भाई अन्य वाह कमा रहा है और 70% पोर्शन भी यही रख रहा है, और इसमें कोई इतना बड़ा स्किल भी नहीं है, और इतना मैंने कमा भी लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फलानी और जगह पे कॉलेज है, मैं वहाँ पे जाके ना अपनी रेडी लगा लेता हूँ। अब सारी बात है शुरू में उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसने क्या किया, गया ऑर्डर दिया, 50,000 के गोलगप्पे पकड़े, भाग गया, निकल गया। अब जाहिर बात है कि गोलगप्पे वाला आया सजाद के पास, सजाद कहता मेरे पास तो गोलगप्पे नहीं है। वो कहता जी तुम्हारा भाई लेके गया। आप कहते हैं यार ये क्या मसला है, तो वो मेरा भाई था, मैं उसके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो तो फ्रॉड करके भाग गया, मुझे भी चूना लगा गया, मेरे साथ काम छोड़ के गया। तो नहीं जनाब, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आप दोनों बिजनेस में बंदे हो, ये आपका मसला है, मेरे हाथ में आप चढ़ गए तो मैं तो आपसे, आप कहते जी मैं नहीं देता, वो अदालत में चला जाएगा। अदालत क्या कहेगी कि देखो सजाद पुत्र बात सुनो, आपको इस बंदे को पैसे देने होंगे, क्यों, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, आपने कंपनी रजिस्टर नहीं कराई, बल्कि आपने एक जस्ट एग्रीमेंट किया हुआ है आपस में आपके और भाई के दरमियान, इस बंदे के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं, और ना गवर्नमेंट ने आपको इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन दी हुई है, तो लिहाजा इसको तो पैसे दो ना। तो सजा चुप करके फिर क्या करता, मरता क्या ना करता, एक किडनी बेची इसने अपनी और 50,000 दे दिया। फिर अदालत में चला गया, सर जी मेरा क्या कसूर है। अदालत कहती है हाँ अब ये वाली जो चीज है ये आपको आगे हमने प्रोटेक्शन दिया, तुम अपने भाई के ऊपर केस करो, वो फिर हमारा काम है उसको पकड़ के लिया लितर पोला करके तुम्हारे पैसे निकलवा दे। तो लिहाजा देखो, थर्ड पार्टी जो थी गोलगप्पे वाला, उसके लिए सजाद रिस्पॉन्सिबल था। मतलब अगर यहां पे 4 बंदे भी होते तो चारों रिस्पॉन्सिबल होते, 5 भी होते तो पांचों रिस्पॉन्सिबल होते। लेकिन क्या हुआ कि उनके आपस में राइट्स हैं, वो फिर एक दूसरे से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है, इसको पार्टनरशिप कहा जाता है। तो यहां पे अब एक चीज समझें कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोटेक्शन दी है पार्टनरशिप के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट की। तो लिहाजा बेस क्या हुई पार्टनरशिप की कि भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो लिहाजा पहला एसेंशियल पार्टनरशिप का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का होना। क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको जस्ट फिलहाल आप नाम की हद तक रखें, बाकी कंसेप्ट आपको सारों को पता है, एसेंशियल वगैरह हम पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई इसमें। तो लिहाजा पहली बेस क्या हुई कि भाई यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है बच्चे के कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजें लॉ की तरफ से स्पेसिफाइड होती हैं कि देखो भाई ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इसका कुछ ख्याल रखना है आपने। वो क्या कि भाई देखो, सबसे पहले तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, वो कहते हैं कि भाई वो सारे लोग काम करेंगे, या तो सारे मिलके काम करेंगे, या कोई एक बंदा उन सब के बिहाफ पे काम करेगा। मतलब इसका यह हुआ कि यहां पे यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे काम करेंगे या बिहाफ पे करेगा, इंपॉर्टेंट यह कि काम करना है, मतलब बिजनेस का होना जरूरी है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, किस लिए, किसी काम को करने के लिए। उस काम को कौन कर सकता है, कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे भी कर सकता है, ये सारे मिलके भी कर सकते हैं, या 3 बंदे चारों के बिहाफ पे कर सकते हैं, 4 बंदे 5 के बिहाफ पे कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे एक और चीज सोचते हैं
कि मिसाल के तौर पे अगर सजाद और इसका भाई मिल के घर लेते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, उसका रेंट आ रहा है, तो ये बेटा कोई बिजनेस है आपका? ये बिजनेस हुआ या कुछ और है? सर बिजनेस तो नहीं हो गई। बिजनेस नहीं है ये, शाबाश। तो लिहाजा देखो, आपने क्या तय किया, आपने छोटे भाई को कहा देखो हम ये प्लॉट पड़ा है, जमीन पड़ी है, इसको मिल के ले लेते हैं, ठीक है, अभी पैसे लगेंगे 50,000, इसका हमें महीने का रेंट मिलेगा, हम रेंट आधा आधा करते रहेंगे, आधे आधे पैसे डाल लेते हैं, जब तुम्हें जरूरत हो या जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसको पोर्शन भी कर लेंगे आपस में। तो बेसिकली तो ये एक एग्रीमेंट है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी आप शेयर कर रहे हो और बंदे भी दो हो। एक एसेंशियल मिस हो रहा है, वो क्या, कि बिजनेस नहीं है इसमें, तो लिहाजा ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अच्छा, एक और एसेंशियल, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर लाजमी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कोई पार्टनर कहे जा ये अल्लाह वास्ते तो माफ किया, या इसका स्वाब मेरी नानी को रूह को भेज देना, बेशक वो जिंदा फिर रही है, उसकी नानी वो तोड़ने के चक्करों में, बरं पुप्पो को भेज देना, पुप्पो तो वैसे ही ना, हम तो उनको तोड़ने के चक्करों में ही रहते हैं, खैर पुप्पो की उम्र बड़ी लंबी होती है, पता नहीं क्यों हमारा इम्तिहान होता है शायद। अच्छा, जो भी हो, आहिस्ता बोलो, साथ ही घर है पुप्पो का मेरे। अच्छा जी, तो लिहाजा प्रॉफिट शेयर लाजमी है। अब किस रेशो में शेयर करना है, वो भाई पार्टनर्स की अपनी मर्जी है, चाहे वो 1 रुपया ले, चाहे वो 30% लें, चाहे वो 10%, जो वो एग्री कर लेंगे एग्रीमेंट के अंदर, उस प्रॉफिट उस रेशो में वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, लॉस का क्या बनेगा? क्या तमाम पार्टनर्स को लॉस भी शेयर करना होगा? नहीं, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास सजाद आया, कहता सर जी हम एक स्कूल बनाते हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास स्किल है। उनका गुड है, तो मेरे से पूछते हैं हाँ जी चला लेंगे, मैंने कहा जी बड़ा बेस्ट चला लूँगा, मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है, ये है वो है, मैं तो फलान जगह पे, मैंने तो मरीख पे 2 इंस्टीट्यूट खोल दिए, चांद के एलियन मेरे पास पढ़ने आते हैं, बहरहाल करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसा। तो सजाद कहते ठीक है सर जी मैं पैसा लगाता हूँ, प्रॉफिट हम आधा आधा करेंगे। मैंने कहा जी अच्छी बात है। लॉस? सजाद कहता है भाई मेरा बिजनेस में काम ही कोई नहीं है, तो लॉस हो गया तो उसमें मेरा क्या खतरा है, मेरा कोई मसला ही नहीं है ना उसमें। भाई अगर लॉस होता है तो वो तो मेरी वजह से होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है या मैं चला नहीं पा रहा, उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने पैसा दिया। तो लिहाजा सजाद कहते हैं जी सर मैं सिर्फ प्रॉफिट आया तो शेयर करूंगा, लॉस आया तो मैं शेयर नहीं करूंगा। तो ये भी एक वैलिड पार्टनरशिप है। मेरी ये बातें बेटा आप सारी समझते जाइए, मैं आपको तकरीबन पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूं, पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूं, आगे आप पढ़ते जाएंगे तो ये आपको सारा क्लियर होता जाएगा। अच्छा, सजाद कहते हैं जी मैं प्रॉफिट जो है वो शेयर करूंगा, लॉस नहीं करूंगा, तो लिहाजा प्रॉफिट सिर्फ शेयर हो सकता है, लॉस शेयर करने की एसेंशियल, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं। अच्छा, एक और मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, मुझे इसमें फर्क बताइएगा। स्टेटमेंट ये है बच्चे, मानूर आपके पास माइक है पुत्र? मानूर बच्चे आपके पास माइक कुछ है इस तरह का? चैट में लिख सकते हैं है या नहीं है आप मुझे। ओके, तो लेकिन माइक रखा करें, क्लास में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं, आप मुझे ये बताएं पहले आपका स्टेटस क्या है इस टाइम माइक के हिसाब से। स्टेटमेंट है बच्चे कि हर पार्टनर के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेगा, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ये है कि जरूरी नहीं कि हर प्रॉफिट शेयर करने वाला बंदा पार्टनर भी हो। सुजात? सर एक दफा दोबारा दोहराइएगा सर। पहली स्टेटमेंट है कि जरूरी है हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर प्रॉफिट शेयर करने वाला बंदा पार्टनर भी हो। कंफ्यूज हो गया, चले ये कोई भी हो सकता है सर। जी जी मैं आपको बताता हूं। लॉ ने कहा कि भाई जितने भी पार्टनर होंगे वो तो प्रॉफिट मस्ट शेयर करेंगे, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन बेटा बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी फर्म से पार्टनर प्रॉफिट ले रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, जो कि फर्म के पार्टनर नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप और मैंने मिलकर एक काम शुरू किया, कॉलेज शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, हम एक जगह पे गए, घर था बड़ा प्यारा सा बेहतरीन सा, हमने उसे कहा कि भाई रेंट पे दे दो। हमने पूछा कितना रेंट है, कहता जी 4 लाख महीने का। हमारे डेले निकल के 2 फुट दूर जा पड़े, 4 लाख महीने का, तो ऑफ करो।
तो ये तो नहीं है हमारा, तो अभी सेटअप हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कंफर्म भी नहीं है कि कैसे होना है। और अगर ये 2-4 महीने तो हमें वैसे भी हमने लॉस में रहना है, तो फिर ये ना हो कि भाई हम वो ही हो जाए। तो वो बंदा अगले बंदे को पता चल जाता है, वो बंदा बड़ा चालाक है कि भाई ये लोग जो काम करने जा रहे हैं ना, ये काम बड़ा बेस्ट है, आज नहीं तो कल इन्होंने चढ़ जाना है, और बंदे भी दोनों कमिटेड हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं कि आप मुझे रेंट की मद में अपने प्रॉफिट का 20% दोगे। हमने कहा ये अच्छी चीज़ है। तो पहले महीने में हमें प्रॉफिट आया तो हमने उसका 20% ऑनर को पकड़ा दिया। तो क्या वो ऑनर पार्टनर बन जाएगा फॉर्म में? नो सर। पर नो। सर अगर वो जो रेंट रेंट जो कहते हैं कि 4 लाख कहता है दे हमें, तो हम कहते हैं कि हम तो नहीं दे सकते। प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट 4 लाख से ऊपर चला जाता है 20% जो हम उसे दे रहे हैं, तो वो 20% हम दे देंगे उससे। भाई वो तो फिर आपका उसके साथ एग्रीमेंट है ना कि आपने उसे 20% देना है। ये तो फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लो ना, वो तो एग्रीमेंट की क्लॉजेज हैं कि भाई देखो अगर 4 लाख से नीचे आपका शेयर बन रहा हो तो फिर हम 20% देंगे, अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम हम कैप 4 लाख तक रखेंगे। वो एग्रीमेंट आपको उसके दरमियान एक रेंटल एग्रीमेंट होगा वो तो ना, उसमें आप क्लॉजेज रख सकते हो कि भाई मैक्सिमम कैप जो है वो 4 लाख है, आपको 4 लाख से ज्यादा हम नहीं देंगे, चाहे वो 20% फिर जो है वो कितना भी बने। लेकिन ये सही पार्टनर सर। नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो जो पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, उसमें सिर्फ दो पार्टीज हैं, आप और मैं। हालांकि वो बंदा प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लेकिन वो बंदा पार्टनर नहीं बनेगा। इस तरह मिसाल के तौर पे हम 3-4 पार्टनर है और एक बंदा अल्ताफ भाई को प्यारा हो जाता है, मतलब बोरी बन जाती है उसकी और वो जियो की पट्टी पे आ जाता है। तो हम कहते हैं यार उसके घर बच्चे हैं, उसकी बीवी वगैरह है, तो फिर हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट का 10% जो है वो एज अ सदका हम उनको देते रहेंगे, एज अ खरात हम उनको देते रहेंगे, एज अ नेक काम हम उनको देते रहेंगे। तो लिहाजा क्या होगा कि वो प्रॉफिट तो ले रही होगी उसकी वाइफ उसके बच्चे, लेकिन वो फर्म में पार्टनर नहीं होंगे। समझ आ गई बात? जी सर। क्लियर है मानूर पुत्र? साथ साथ बताते जाएं, कहीं पे कंफ्यूजन क्वेश्चन क्लियर है? ये सारी स्टोरी फिलहाल आज चल रही है, बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है हमारा। अच्छा जी, तो लिहाजा हमने ये चीज भी देख ली। अच्छा, अब जो पार्टनरशिप होती है मिसाल के तौर पे, अब हमने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली। बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? एक एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, किस लिए? मिल के किसी काम को करने के लिए जिसका वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये एक डेफिनेशन बन गई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इसकी सॉरी पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन अ बिजनेस बाय ऑल ऑफ देम और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। मतलब कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम कर सकते हैं, सब मिलके भी कर सकते हैं, विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट, इस इंटेंशन के साथ कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब बेटा यहाँ पे पार्टनरशिप कई तरह से होती है। मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप ऐसी है कि मैं और आप इकट्ठे हुए और आपने एक एग्रीमेंट किया जी 1 साल तक हमने काम करना है और जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप है, मतलब जैसे ही वो साल खत्म होगा ऑटोमेटिकली बाय लॉ हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये एक स्पेसिफिक है। एक ऐसी भी होती है कि मैं और आप इकट्ठे होते हैं जी, हम कॉलेज शुरू करते हैं जी, ठीक है कॉलेज शुरू करते हैं, चला रहे हैं, जब दिल करेगा हम आपस में म्यूचुअल कंसेंट पे बंद कर देंगे। ये एक हमारी मर्जी की पार्टनरशिप है, मतलब इसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया टाइम पीरियड के हिसाब से या किसी टास्क के हिसाब से, बल्कि हमने कहा कि हमारी मर्जी जब आएगी हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये दूसरी टाइप की पार्टनरशिप है जिसको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। तो लिहाजा पार्टनरशिप कितने टाइप की? दो तरह की। स्पेसिफिक पार्टनरशिप जो किसी खास स्पेसिफिक पर्पज या टाइम के लिए बनाई जाती है। हमने आपने और मैंने मिलकर काम शुरू किया जी, हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप खत्म। आपने और मिलकर मैंने मिलकर काम शुरू किया जी, हमने ये साल तक एक बिजनेस करना है और उसका प्रॉफिट शेयर करना है, तो जैसे ही वो साल खत्म होगा हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक है। विल से क्या मुराद है कि हम उसको बाउंड्री नहीं कर रहे जी, आओ कॉलेज चलाते हैं, जब तक चल रहा है चलता रहेगा, हमारी मर्जी आएगी हम बंद कर देंगे। ये विल वाला। क्लियर है पुत्र? जी सर। अच्छा, अब बेटा जो पार्टनरशिप होती है इसके अंदर जो लोग मिलके काम कर रहे होते हैं उन सबको कलेक्टिवली जो है वो फर्म कहा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फ्लावर्स की हमने फ्लावर पढ़ा था और फ्लावर्स पढ़ा था, याद है? फ्लावर जिसको हम कहते हैं फूल, उसकी जमा फ्लावर्स पढ़ी थी इंग्लिश में, याद है पुत्र? मालूम बच्चे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे।
आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चे इधर। अच्छा, याद है सजाद? जी सर। नहीं है। आपने इंग्लिश पास कर ली? जी सर, कर ली मैंने। हाँ, तो फिर मैं आपका पेपर रीचेक कराता हूँ। आपकी जी डिग्री है तो। याद सर। अच्छा, तो फ्लावर की जमा फ्लावर्स होती थी, हम पढ़ते थे। सर आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फ्लावर्स की जमा फ्लावर ही होती है, फ्लावर की जमा फ्लावर जी होती है ना, उर्दू में जिसको जी फूल जी कहते सर। हैं। फूल को इंग्लिश में जी फ्लावर जी। कहते हैं। उसका प्लूरल नाउन जो है वो फ्लावर्स होता था ना पुत्र। एंड पे एस लग जाता था, ऐसी बिल्कुल बात था। बिल्कुल सर। उसका कलेक्टिव नाउन याद है जी जी आपको? सर। ये अभी पढ़ लो, जो मैं ये चीज समझा रहा हूँ, ये कंपनीज एक्ट की टर्म भी आपको जाके एक जगह पे बताएगी ये वाली बात। फ्लावर्स का कलेक्टिव नाउन क्या था? सर वो तो भूल गया अभी। हाँ, मेरी अपनी इंग्लिश में 3 अटेम्प्टें बची थी, जिसकी वजह से मुझे याद है। बगैर अटेम्प्टों के आई आपको पास नहीं करना चाहिए यार, ये रूल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता सीए में भाई। नहीं ऐसे सर, जो मैंने इंग्लिश का पेपर पास किया था वो तैयारी के साथ किया था, एफई का तैयारी की हुई थी उसकी। अच्छा, तो बेटा फ्लावर की जमा होती है, फ्लावर्स की जो कलेक्टिव नाउन है वो है बुके ऑफ फ्लावर्स। फूलों का जिसको हम बुके कहते हैं वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स ही होती है। ऐसी बात है। जी सर। इस तरह जो फौज का दस्ता होता है, आर्मी सोल्जर, उनका जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम कॉप्स कहते हैं, दस्ता पूरा। इसी तरह दो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको कंपनीज एक्ट में काम आएगी। जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कलेक्टिव नाउन बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस तरह जो वर्ल्ड कोरम आप पढ़ेंगे जाके कंपनीज एक्ट में, उसका वो किस चीज का कलेक्टिव नाउन होता है? वो म्यूजिशियंस का कलेक्टिव नाउन होता है। आप कभी देखा आपने कि एक जगह पे काफी सारे बंदे बैठे होते हैं और उनके हाथ में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक बंदा सामने खड़ के वो सोटी से उनको इशारे कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है, और वो गुस्से में म्यूजिक बजा रहे होते हैं, इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक उसे गालियां दे रहे जी होते हैं। देखिए वीडियो, मिस्टर जी बीन सर। की मुझे एक जी वीडियो बड़ी जी। याद आई, क्रिसमस वाली। मिस्टर बीन की सर देखी है। हाँ, वही मिस्टर बीन क्रिसमस की वाली। देखी है। क्रिसमस वाली, अच्छा। तो लिहाजा क्या हुआ कि ये जो म्यूजिक हो रहा होता है या वो बजा रहे होते हैं, तो इसमें क्या है, ये कलेक्टिव नाउन, उसको कोरम कहते हैं। सारा जो इकट्ठा होता है उसको कोरम कहते हैं। ये आप कंपनी की मीटिंग में जाके एक और सेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब मैं कंपनीज एक्ट में पूछूंगा, पुत्र आपकी तरफ से आंसर सबसे पहले आना चाहिए, सारे नैले बैठे होते हैं। अच्छा, यही तो रोल है ना कि हमारा, पता है क्या एक सीन है कि मेरा पेपर पास हो जाना चाहिए बस, मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बच्चा भाड़ में जाए आगे जाके इसके साथ पता नहीं क्या होनी है प्रैक्टिकली, या आगे वाले सब्जेक्ट के साथ इसका क्या बनना है, वो तैयारी नहीं करानी। अच्छा जी, ये कलेक्टिव नाउन मतलब इंडिविजुअली पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर है वो सारे पार्टनर्स कहलाएंगे, लेकिन ये कलेक्टिवली जो है ये फर्म कहलाते हैं। और जो थर्ड पार्टी होती है वो कौन होती है? कोई भी एक्सटर्नल बंदा जो पार्टनरशिप से बाहर का होगा, जिसके साथ फर्म का कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसको थर्ड पार्टी कहा जाएगा। क्लियर है डेफिनेशन? आप जरा ये तीनों आप डेफिनेशन पढ़ें और बताएं कि इसमें कोई वर्ड, कोई टर्म जो हमारी इसके अंदर ना आई हो, या आपको समझ ना आई हो, या हमारी डिस्कशन में ना आई हो, वो देखें जरा सारा। आप अपनी स्क्रीन जूम इन जूम आउट कर सकते हो। रात इंडिया के साथ बहुत बुरी हुई यार, बड़ा दुख हो रहा है मुझे भाई। ये सर पढ़ लिए, समझ आ गई। समझ आ गई? नीचे वाली एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल 1।
यस सर, समझ आ गई सर। अच्छी बात है, चलो जी, गुड हो गया। आगे सर वो अक्षय एसेंशियल, कुमार की सही ली है सर। क्या पुत्र? वो अक्षय कुमार था सर, उसकी सही बेइज्जती हुई है सर बाद में। हाँ वो बता रहे थे। वो वीडियोस उसकी काफी वायरल हुई हैं। चलो खैर है, देखो यार, देखो भाई, मैं यकीन मानो, खुशी तो मुझे है लेकिन लग डर रहा है क्योंकि अगली बार बेइज्जती भी नहीं होनी है तो पाकिस्तानी का कोई पता नहीं। ये सिर्फ प्रेशर में ही अच्छा खेलते हैं यार, आगे पीछे इनको मौत पड़ जाती है। अभी तक कितने मैच हुए हैं पाकिस्तान के? सर एक ही था, कल हुआ है। नहीं नहीं, पहले भी तो हो चुके हैं। वो वार्म अप मैच थे। अच्छा, वार्म अप है, तो चलें, अल्लाह मेहरबानी करेगा। ओके जी, एसेंशियल भी हम किसी हद तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप के एसेंशियल क्या होते हैं। कि भाई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली क्या कुछ लिखा होता है, ये जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनियम डीड भी है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो लिहाजा उसके एसेंशियल क्या है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, फर्म का नेम, प्लेस कहाँ पे काम करना है, और उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा प्लेसेस जहाँ पे काम, ब्रांचेस वगैरह हैं तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। जिस दिन को पार्टनरशिप स्टार्ट हुई वो डेट लिखी होनी चाहिए। मैं कल आपको इसका टेम्पलेट भी दिखाऊंगा, मेरे पास पड़ा है, मेरे ख्याल में कि एक फर्म का ही पड़ा है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का उसको रजिस्टर हुआ था, मेरे पास ये वो फॉर्म भी। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर इसके अंदर लिखे होने चाहिए, नेम्स होनी चाहिए, एड्रेसेस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फिर कोई ड्यूरेशन नहीं लिखा होना चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज होनी चाहिए, और इसी तरह कैपिटल कोई पार्टनर कितना दे रहा है, प्रॉफिट किस अमाउंट में शेयर होना। तो ये मोटी मोटी 10-11 क्लॉजेज हैं। आपको बहरहाल ये जनरल आइडिया मौजूद होना चाहिए। वैसे तो बेतहाशा होती हैं, 50-50 क्लॉजेज भी होती हैं इसमें, आर्बिट्रेशन क्लॉज आती है इसमें, लीगल क्लॉजेज होती हैं इसमें, वाइंडिंग अप क्लॉजेज होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये मेजर क्लॉजेज हैं जो तकरीबन हर एग्रीमेंट में होती हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कोई पार्टनरशिप का सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में होगा तो उसके अंदर कम से कम ये 10 या 11 जो है वो मौजूद होंगी। तो लिहाजा ये एक उस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है, देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। दूसरा एसेंशियल क्या है कि कम से कम 2 लोग। अब तो पार्टनरशिप एक बंदे की नहीं हो सकती, कंपनी एक बंदे की हो सकती है, वो कंपनीज एक्ट में देखेंगे, लेकिन पार्टनरशिप 2 बंदे कम से कम मौजूद हों। और मैक्सिमम क्या है, अच्छा, वो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए। बेटा कॉम्पिटेंट से मुराद है कि वो 18 साल से बड़ा हो, पागल ना हो और हिला हुआ ना हो। मतलब कॉम्पिटेंट उस शख्स को कहा जाता है जो 18 साल से बड़ा हो और हिला हुआ ना हो, दिमागी तौर पे तंदुरुस्त हो। तो लिहाजा कॉम्पिटेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ी डिटेल में इसके ऊपर चैप्टर मौजूद है। लिहाजा कम से कम 2 बंदे हों, ऐसे 2 बंदे जो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए। और मैक्सिमम नंबर क्या है, तो लॉ कहता है कि भाई अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है तो उसके पार्टनर 10 से ऊपर नहीं हो सकते। बैंकिंग बिजनेस अगर कोई फर्म करना चाहती है तो उसके मैक्सिमम पार्टनर 10 रहेंगे। और अगर कोई फर्म जो है इसके अलावा कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसके मैक्सिमम पार्टनर 20 होंगे। और थर्ड करेक्ट क्या कहते हैं कैटेगरी है, वो क्या है कि हमारी जो प्रोफेशनल फर्म होती है, मतलब जिस तरह लीगल फर्म में हमारी लॉयर फर्म होती है, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की, इसमें कितने भी हो सकते हैं। तो लिहाजा नंबर ऑफ पार्टनर की हम बात करें तो मिनिमम 2, मैक्सिमम फॉर द बैंकिंग कंपनीज 10, एंड फॉर अदर बिजनेसेस 20, एंड फॉर प्रोफेशनल बॉडीज अनलिमिटेड। क्वेश्चन है कि अगर किसी फर्म के पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो जाए तो वो फर्म इलीगल हो जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर है पुत्र? जी सर। चले जी, तो ये एग्जाम्पल आपने पढ़नी है क्लास फौरन खत्म करने के बाद, फौरन ही। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि डेफिनेशन के अंदर कि भाई कोई ना कोई बिजनेस मस्ट होना चाहिए। मतलब जो फर्म है वो किसी न किसी बिजनेस के लिए हो, अगर बिजनेस नहीं है तो कोई फर्म नहीं है। मिसाल के तौर पे चैरिटेबल वर्क, एनजीओज वगैरह, ये फर्म नहीं हो सकती, हमेशा कंपनीज होंगी। कंपनीज होंगी, ट्रस्ट होंगी, फाउंडेशन होंगी, ये वो हो सकती हैं, फर्म नहीं हो सकती, पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे जिस तरह रेंटल इनकम वगैरह शेयर करना, ये भी जॉइंट ओनरशिप में जाता है, ये पार्टनरशिप नहीं होती। तो बिजनेस होना जरूरी है। क्लियर है पुत्र? जी सर, क्लियर। और अगला एसेंशियल हमने पढ़ा था कि भाई तमाम पार्टनर प्रॉफिट मस्ट शेयर करेंगे, याद है?
लेकिन हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉफिट लेने वाला बंदा पार्टनर हो फर्म में। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं कि कौन कौन से लोग होते हैं जो प्रॉफिट तो फर्म से ले रहे होते हैं या ले सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। वो ये 6 हैं और ये तकरीबन कंजेक्टिवली 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से वो लोग हैं, या एग्जाम्पल दो उनकी कि जो पार्टनर नहीं होते फर्म के अंदर लेकिन वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो लिहाजा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल है, शेयरिंग ऑफ लॉस कोई एसेंशियल नहीं है। तमाम पार्टनर्स प्रॉफिट मस्ट शेयर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। तो लिहाजा ये आपने पढ़ना है, आपको नोट्स मैंने भेज दिए हुए हैं, एग्जांपल्स आपने सारी देखनी है। क्लियर है? सही सर। ओके, कल हम इंशाल्लाह इससे आगे वाले 1-2 एसेंशियल है वो देखेंगे। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो आज हमने अपना 70% चैप्टर कवर कर लिया है, बस यही था। आगे 2-4 सही सर। पार्टनर्स के नाम याद रखने हैं बस, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। तो मजे का यार, इससे ज्यादा अच्छा और बेहतरीन क्या हो सकता है? समझ आया सारा? जी सर, समझ आ गया सर। क्लियर है? कंफ्यूजन कहीं पे कोई क्लियर किसी सर। किस्म का कोई क्वेश्चन? चलें जी, इसको अब आपने पढ़ना है बैठ के अभी बचे, क्लास के फौरन बाद मेरे ख्याल में टेक्स्ट क्लास भी है, तो उसके फौरन बाद आपने बैठ के इसको एक बार स्टडी कर लेना है, एग्जाम्पल पढ़ लेनी है, फिर इंशाल्लाह बाकी मैं आपको टेस्ट में पक्का करा दूंगा इसे। क्लियर है पुत्र? सही हो गया सर। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह अपने जमाल में रखे।